हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आरओ एग्ज़ाम के लिए साथ में और पीसीएस के लिए भी सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। जिस सीरीज़ में हमने जियोग्राफी, इन्वायरमेंट तथा इकोलॉजी, साइंस और पॉलिटी के सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस किया था, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में चैप्टर 21 को डिस्कस करेंगे, प्राइम मिनिस्टर तथा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। पहला कह रहा है कि भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो पहला कथन पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो भारत में मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है अंडर आर्टिकल 75। पहला गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो कारण बिल्कुल सही है, लेकिन कथन गलत है। नेक्स्ट है अगेन कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि भारत में सामान्यतः जो मंत्रिपरिषद है इसका एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है। बिल्कुल सही है कथन। कारण ये कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल है इसमें मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो कारण भी सही है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल होती है इसमें जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनके सभी सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसका कथन भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन अगर व्याख्या की बात करें तो जो मंत्रिमंडल होता है इसमें मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते क्या, इसीलिए भारत में मंत्रिपरिषद एक त्रिस्तरीय ढांचा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद है उसका त्रिस्तरीय ढांचा होता है। कौन कौन से होते हैं इसमें आता है? पहले तो कैबिनेट मंत्री, देन राज्य मंत्री एंड उसी में उप मंत्री। और इसमें जो मंत्रिमंडल होता है, मतलब कि जो कैबिनेट होता है वो केवल कैबिनेट मंत्रियों से ही बनता है। नेक्स्ट है कैबिनेट में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ये पीसीएस के एपीएस 2013 में और ये यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही बताना है? तो यह 1977 में अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है ये। दूसरा कह रहा है कि प्रधान कैबिनेट इसका सचिव होता है, तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की बात करें तो ये भारत के प्रधानमंत्री के नीचे आता है और इसके नज़दीकी अधिकारी व फिर कर्मचारी समूह से संबंधित होता है, पीएमओ। और इसका जो सचिव होता है इसका सर्वोच्च अधिकारी भी होता है। और 1977 तक जो प्रधानमंत्री कार्यालय था इसको प्रधानमंत्री सचिवालय भी कहते थे। और ये पीसीएस के 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। और इसे मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्रित्व काल में बदलकर पीएमओ मतलब कि प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस वर्ष में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री किया गया है? तो ये किया गया है 1977 में। तो ये 2019 के मेंस में भी पूछा गया है और 2019 के ही पीसीएस के प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बारे में है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो संघ की मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है ये अभी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन ही देखा था। दूसरा कह रहा है कि जो संघ के मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, नहीं, दूसरा गलत है, पहला सही है। और ये आरओ के 2016 में पूछा गया है। तो अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत जो संघ की मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और जो अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 2 है इसके अनुसार जो संघ के मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के। और अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 1 के अनुसार ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और साथ ही जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो जो प्रधानमंत्री हुआ वो क्या हुआ? वो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो जो प्रधानमंत्री है ये मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो ये अभी हम लोगों ने देखा वास्तविक नेता होता ना कि नाम मात्र का, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, तो इसका दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उनकी पदच्युत को विवेचित करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 75, ये भी पूछा गया है 2003 में। नेक्स्ट है जो मंत्रिपरिषद होती है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है ये। और इसमें दूसरा कह रहा है कि यह एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत उत्तरदायी होता है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के तहत ही
जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो कहता है आर्टिकल 75 क्लॉज 3, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अगेन क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो हो जाएगा लोकसभा। ये तो पता नहीं कितने बार पूछा गया है, पीसीएस में ही 92, 93, 94, 2012 में और 90, और ये मेंस में भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है यह एक बहुस्तरीय रचना होती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा ये कह रहा है कि कारण कि कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, ये अभी हम लोगों ने देखा, इसमें कैबिनेट में परिषद के सभी सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, तो इसका कारण गलत है लेकिन कथन सही है। तो जो कैबिनेट होती है इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ना कि सभी मंत्री। और सभी मंत्री में कौन आता है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उपमंत्री। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री की क्या होती है, इन्हें नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसमें केंद्रित है, तो ये है प्रधानमंत्री में। तो जो मंत्रिमंडलीय शासन है इसमें प्रधानमंत्री का विशेष स्थान होता है, वह मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है, वास्तविक नेता होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री किसी मंत्री से असंतुष्ट होने पर उससे त्यागपत्र भी मांग सकता है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कह रहा है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री में नहीं, ये निहित होती है राष्ट्रपति में, तो इसका पहला गलत हो गया। दूसरा ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के भी प्रधान होते हैं, तीसरा भी सही है। चौथा ये कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, इसका चौथा भी सही है, लेकिन इसका पहला गलत है, तो इसका हो जाएगा 2, 3 और 4। तो आर्टिकल 53 के अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी है, और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। और आर्टिकल 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान होता है प्रधानमंत्री। और 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है किसी सदन के सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो पहले तो याद रखेंगे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है लोकसभा के प्रति। तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ होगा, वो होगा लोकसभा में ही, ठीक है। तो उत्तरदायी कहाँ होगी, लोकसभा में। तो इसीलिए यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट है यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या होता है, तो पूरी जो मंत्रिपरिषद होती है उसे ही त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। कथन ये कह रहा है कि संविधान जो है वो मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है। कथन बिल्कुल सही है। कारण ये कह रहा है कि ऐसा जो होता है ये विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल रोकने के लिए किया जाता है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ही केंद्र व राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, मतलब कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत में कोई भी मंत्री जो कि मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो वो देता है राष्ट्रपति को। साथ ही राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही उसे स्वीकृत करता है या फिर अस्वीकृत करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा वह मंत्री जो कि राज्यसभा का सदस्य होता है। तो यदि कोई नागरिक मंत्री बन जाता है और संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह 6 माह तक संसद सदस्य बने बिना मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसे 6 माह के अंदर ही सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है, तो यदि कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद नहीं भंग होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के मेंबर रहे हैं, तो ये रहे हैं चंद्रशेखर। तो जब चंद्रशेखर की बात करते हैं प्रधानमंत्री के काल में ये लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं और ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक, 1990 से लेकर 1991 तक।
और इन्होंने समाजवादी जनता पार्टी का नेतृत्व भी किया था और 1977 में इन्होंने लोकसभा का निर्वाचन 8 बार उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र से जीता था। तो ये यूपी से जीते थे, इसलिए यूपी पीसीएस में पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना ही नहीं किया था? दैट इज चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन ये अपने कार्यकाल में संसद का सामना ही नहीं किया था। और नेक्स्ट है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं आई.के. गुजराल। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे हैं? तो ये हो जाएंगे चंद्रशेखर। तो भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तथा पी.वी. नरसिंह राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तथा मोरारजी देसाई ये बम्बई के मुख्यमंत्री रहे हैं। और ये पीसीएस के मेंस में भी पूछा गया है। तो उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन कब किया गया है? तो ये किया गया है संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने समय राज्यसभा के मेंबर रहे हैं? तो ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है, निम्न प्रधानमंत्रियों में से किनको लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर औपचारिक पराजय का मुंह देखना पड़ा था? तो ये हो जाएंगे एच.डी. देवगौड़ा तथा वी.पी. सिंह। नेक्स्ट है, किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो ये हो जाएंगे राजीव गांधी। तो दल बदल विरोधी कानून 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पास होता है और संविधान के 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसे पारित किया जाता है और संविधान में नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में प्रावधान है किसके दायित्व का? तो यह है प्रधानमंत्री के बारे में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय में विभाग नहीं है? तो इसमें आरंभिक शिक्षा और सक्षमता विभाग भी है, साक्षरता विभाग भी है, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग भी है, महिला और बाल विकास विभाग भी है, लेकिन इसमें तकनीकी शिक्षा विभाग नहीं है, तो इसीलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता? तो हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसको संसद सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त होता है। और यदि बात करें भारत की संचित निधि की तो ये है आर्टिकल 266। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री के पद का एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया था? तो ये हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो जवाहरलाल नेहरू ये 1947 से 64 तक प्रधानमंत्री रहे हैं और ये बिना समय के अंतराल के प्रधानमंत्री रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री 64 से लेकर 66, इंदिरा गांधी 66 से लेकर 77 और फिर ये दोबारा इनका कार्यकाल आता है 80 से लेकर 84 तक। गुलजारी लाल नंदा 1964 में कार्यवाहक और फिर 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए और फिर उसके बाद 1998 से लेकर 2004 दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 75। तो 74 ये मंत्रिपरिषद से संबंधित है, 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से, 76 भारत के महान न्यायवादी की बात करता है और 78 ये प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर है पार्लियामेंट्री कमिटीज। कह रहा है कि भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है इसका ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, तो ये लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का परीक्षण करती है। तो जो भारत का महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये किसमें है? तो ये है आर्टिकल 148 में। और यदि बात करें लोक लेखा समिति की तो भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति है। इसका गठन हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में। लोक लेखा समिति में मेंबर कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से आते हैं। साथ ही इनके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और समिति के जो अध्यक्ष होते हैं इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सभा के सदस्यों में से ही की जाती है। ठीक है। और परंपरागत रूप से जो समिति का अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल से ही चुना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो ये हो जाएंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित में से कितने सदस्य होते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कुल होते हैं इसमें 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से आते हैं।
नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति एक महत्वपूर्ण समिति है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही बताना है। तो यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों से मिलकर गठित होती है, बिल्कुल सही है। इसका निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय वोट पद्धति से होता है, ये भी सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसके मंत्री निर्वाचित नहीं होते हैं, बिल्कुल। इसका चौथा भी सही है, इसके सभी सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी तथा महत्वपूर्ण समिति निम्नलिखित में से कौन सी है। ये हो जाएगी लोक लेखा समिति। किस समिति का अध्यक्ष सामान्यतया विपक्षी दल से होता है। ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। और भारत की जो संसद है, इसकी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नाम निर्देशित करता है। तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, उसके सदस्यों में से ही करता है। और जो भारत की संसद है, ये लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो ये करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो ये हो जाएगा अधिक अनुदान, मतलब कि एक्सेस ग्रांट। नेक्स्ट है, विशेषाधिकार समिति में कितने मेंबर होते हैं। तो ये हो जाएगा 15 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ये किया गया था 2004 में। नेक्स्ट है, कथन दिया है 2, कह रहा है कि सरकारी आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया था। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कारण कह रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों ने संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए गए नामों की सूची में से राज्यपाल का चयन करने की मांग करी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, कारण गलत है इसका, लेकिन कथन सही है। तो सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने किया था जून 1983 में, और इसका अध्यक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे रणजीत सिंह सरकारिया। इनका कार्य था कि भारत के केंद्र तथा राज्य से संबंधित शांति संतुलन पर रिपोर्ट देना, और सरकारी आयोग ने राज्यपाल के पद को समाप्त करने की मांग को ठुकरा दिया था। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संसद सदस्यों की सहमति आवश्यक है। कितने हो जाएंगे, 50 मेंबर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ये हो जाएगी प्राक्कलन समिति। ये रट लीजिएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समितियों की बात करें तो सबसे पहले लोक लेखा समिति है। मेंबर कितने होते हैं, 22, 15 आते हैं लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। और यह विभिन्न मंत्रालयों के जो व्यय होते हैं, साथ ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करती है लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति में कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और सारे 30 मेंबर ही लोकसभा से आते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि जो बजट में शामिल प्राक्कलन की जांच करती है, साथ ही सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव भी देती है। सरकारी उपक्रम समिति 22 मेंबर आते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और ये सार्वजनिक उपक्रम के प्रतिवेदन और साथ ही लेखा की जांच करती है। याचिका समिति की बात करें तो यह दोनों सदनों में अलग अलग होती है, मतलब कि राज्यसभा की अलग याचिका समिति और लोकसभा की अलग। तो यहाँ पे लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर होते हैं, और राज्यसभा की याचिका समिति में 10 मेंबर होते हैं। और यह विधेयकों पर आम सार्वजनिक महत्व के जो मामले होते हैं उन पर दायर याचिका की जांच करती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो ये हो जाएगी प्राक्कलन समिति। 2020 में भी पूछा गया था, 2017 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन। भारत की जो स्थायी समिति है, इसके सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है। तो लोकसभा से 2 मेंबर तथा राज्यसभा से 1 मेंबर के अनुपात में लिया जाता है, मतलब कि 2:1 में। तो लोकसभा और राज्यसभा के रेशियो की बात करें तो 2:1 के रेशियो में लिया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता कितना है। तो ये होता है 1 वर्ष का कार्यकाल। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। तो ये एस्टीमेट कमेटी में, मतलब कि प्राक्कलन समिति में, ठीक है। इसमें के सारे मेंबर आते हैं लोकसभा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व तो नहीं होता है। ये हो जाएगा आकलन या फिर प्राक्कलन समिति। ये 2010 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसको। तो ये देती है लोकसभा अध्यक्ष को, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, और उसे संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखता है कौन, अध्यक्ष। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। तो ये क्या है, स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है। ये हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव। यदि बात करें अविश्वास प्रस्ताव की, तो यह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है लोकसभा में, और इसमें मंत्री परिषद के खिलाफ सदन के अविश्वास की बात होती है, ठीक है। और जो अविश्वास प्रस्ताव है,
इस पर बहस की अनुमति तब दी जाती है जब कम से कम उसमें 50 मेंबर उसी के पक्ष में हों। निंदा प्रस्ताव की बात करें तो यह कतिपय नीतियों और उनके कार्यों के लिए जो सरकार होती है उनके निंदा करने के लिए लाई जाती है। और जो निंदा प्रस्ताव होता है यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी लाया जा सकता है या फिर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है या फिर कुछ मंत्रियों के विरुद्ध भी ऐसा कोई कार्य न करने के लिए या उनकी किसी नीति के विरोध के स्वरूप में भी लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रावधानों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट में शामिल है, तो ये हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट है किस प्रकार का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से संबंधित है, अगेन कटौती प्रस्ताव, 3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोई भी विधेयक प्रवर समिति को कब भेजा जाता है, तो ये द्वितीय वाचन के बाद भेजा जाता है। नेक्स्ट है स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जनहित से जुड़ी आवश्यक समस्या को सदन के समक्ष लाया जाता है। इस प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उपयुक्त नहीं है, तो यदि लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तब लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव यदि कई लोगों को मौत जहरीली शराब पीने से हो गई हो तब लाया जाता है। यदि कर्ज के कारण किसानों ने आत्महत्या कर ली हो तब लाया जाता है। लेकिन यदि रेल दुर्घटना हुई हो तब यह नहीं लाया जाता है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, तो ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में गठित नहीं की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो इसमें हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये तीनों ही वित्तीय समितियां हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति क्या है, यह एक प्रकार की वित्तीय समिति है। याचिका समिति यह कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति या तदर्थ समिति होती है तथा विभागीय समिति या स्टैंडिंग कमेटी होती है। और ये क्वेश्चन पीसीएस मेंस के 2005 में भी पूछा गया है और ये हाल ही में 22 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट है प्रत्येक सदन में एक विधि समिति होती है और लोकसभा में विधि समिति के सदस्यों में शामिल होते हैं कौन कौन, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, साथ में जो इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है और 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है लेखानुदान, यह संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, तो यह निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए सरकार को अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान। यदि लेखानुदान के आर्टिकल की बात करें तो ये है 116 का में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद और राज्य विधायिकाओं को भारत के आकस्मिकता निधि निर्मित करने का प्रावधान है, तो ये है आर्टिकल 267। नेक्स्ट है शिवरामन समिति की सिफारिश पर किसकी स्थापना की जाती है, तो ये की जाती है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की, मतलब कि नाबार्ड की। कब की जाती है, 12 जुलाई 1982 को की जाती है शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और ये 2020 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, तो ये संबंधित है निर्वाचन सुधार से। ये इस बार भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कराए गए हैं लोकसभा के चुनाव। और तारकुंडे की बात करें तो ये 1974 में आती है और इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ये भी 1998 में आती है। ये भी भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व देने के लिए गठित की गई थी समिति। नेक्स्ट चैप्टर है अमेंडमेंट्स। तो इसमें पहला कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था कब, तो ये किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। इसके तहत जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसको मूल अधिकार बनाया जाता है और 21A में घोषणा की जाती है कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और डीपीएसपी के मामले में 45 की विषय वस्तु बदली गई थी इसके तहत। और इसी के तहत जो राज्य है वो 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। और 21A कहता है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अधीन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 86। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था, ये अगेन 86 होगा। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त किया गया, तो ये हो जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किया गया था, तो ये किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जाता है, तो हो जाएगा 69th। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया। कथन ये कह रहा है कि 73rd
कथन कह रहा है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया है। तो इसका कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, कह रहा है सही कथन को पहचानिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत पंचायती राज को जो दायित्व सौंपे गए थे उनकी गणना की सूची और विषय दिए गए हैं। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और भारतीय संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें विषय कितने हैं टोटल, जिसमें टोटल 29 मतलब 29 विषय हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73rd अमेंडमेंट में सम्मिलित है? तो इसमें कौन शामिल है? इसमें जिला पंचायतें शामिल है, इसमें क्षेत्र पंचायतें शामिल है, इसमें ग्राम पंचायतें शामिल है, इसमें नगर पंचायतें नहीं शामिल है। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान में नवा अध्याय जोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा 73rd अनुसूची। कौन सी? 11वीं अनुसूची। कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान में दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा 52nd। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 97 अमेंडमेंट एक्ट। ये होता कब है? 2011 में होता है। इसी के तहत संविधान का जो भाग 3 है इसमें आर्टिकल 19(1) में क्लॉज सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था और इससे सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा भी दिया गया। सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 खा को संविधान में जोड़ा जाता है जो कि 243 या ड़ा से लेके 243 या ना तक है। और सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए ही 43 खा का भी समावेश किया जाता है। तो भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। नेक्स्ट है 84th अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता? तो हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट है, भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 की जाती है? ये हो जाएगा 61वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट है, अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी मतलब कि वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और ये पूछा गया है PISA 2021 में। और ये 101वां संवैधानिक संशोधन होता कब है? 2016 में होता है और 1 जुलाई 2017 से ही पूरे देश में जीएसटी को प्रभावी बना दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 100th मतलब कि 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये बांग्लादेश के साथ भूमि साझा से संबंधित है। और 99 की बात करें तो ये संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से। 100वां संबंधित है बांग्लादेश से भूमि सीमा समझौता से। 101 जीएसटी से संबंधित है जो कि 2016 में होता है। 102 ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये अभी हाल ही के हैं। 103 ये संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण से मतलब कि EWS से मतलब कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से। और 104th ये संबंधित है आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। जो SC ST थे उनको लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को 10 वर्ष को मतलब कि 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया जाता है। साथ ही जो एंग्लो इंडियन होते हैं इनके मनोनयन को लोकसभा तथा विधानसभाओं में खत्म कर दिया जाता है। तो 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019 किससे संबंधित है? तो ये किया जाता है आर्टिकल 334 में संशोधन। नेक्स्ट है 94th अमेंडमेंट एक्ट 2006 किसके लिए संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 164 में संशोधन किया जाता है। 95th 2009 में होता है। किस में संशोधन किया जाता है? 334 में संशोधन किया जाता है। और 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 ये 8वीं अनुसूची जो कि भाषाओं से संबंधित है उसमें संशोधन किया जाता है। और 103 अमेंडमेंट और 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 ये अनुच्छेद 15 में संशोधन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो ये हो जाएगा 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1972 में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत के संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो ये हो जाएगा 36th।
नेक्स्ट है शिक्षा, जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय थी, उसे समर्थित सूची में स्थानांतरित किया गया था। कब? तो ये किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए एक अधिकृत किया गया था? तो हो जाएगा 58वां संशोधन 1987 में, और इसी के तहत ही एक नया आर्टिकल 394 का जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है संविधान का पहला संशोधन, जो कि 1951 में पारित होता है, किससे संबंधित था? तो ये कुछ राज्यों में किया गया कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित थे, और इसी के तहत संविधान में एक नवी अनुसूची जोड़ी जाती है, और संपत्ति के अधिकार संबंधी आर्टिकल 31 में दो नए अनुच्छेद कौन 31 का तथा 31 खा जोड़ा जाता है। तो भारत का संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 से। किससे संबंधित था? भूमि सुधारों से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा राजाओं की उपाधियों, विशेषाधिकार तथा प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया था? ये हो जाएगा 26th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, ठीक है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द यह मूल संविधान में था, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया था? तो हो जाएगा 42nd। किस अमेंडमेंट के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ये हो जाएगा 42nd संविधान के। नेक्स्ट है संपत्ति के जो मौलिक अधिकार था उसे कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का संविधान 44th संशोधन के उपरांत संपत्ति के अधिकार को यह संरक्षण प्राप्त है कि किसी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो हो जाएगा 42nd। ये हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के चैप्टर में भी डिस्कस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था? तो हो जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को भी जोड़ा गया था, लेकिन समान आचार संहिता ये नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो हो जाएगा 43A में। कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? तो हो जाएगा मुफ्त कानूनी सलाह। संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किनके सृजन के लिए संबंधित था? तो 73वां इसमें शामिल किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति तथा राज्य वित्त आयोग, जो कि आर्टिकल 243I में है। इसमें राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड नहीं शामिल है, इसलिए इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का 79th अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? ये लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के आरक्षण से। नेक्स्ट है 93rd अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? यह शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। नेक्स्ट है निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो ये हो सकता है सामान्य बहुमत से। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, ये जोड़ा गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नगर पंचायतों को 74th और पंचायती राज निर्वाचन को भी 73rd के तहत, और सेवा कर को शामिल किया जाता है 88th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार निम्न विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा समुष्टि आवश्यक है। किनके लिए? तो ये संविधान के संघीय प्रावधान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के लिए तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, तो ये संसद के किसी भी सदन से की जा सकती है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है आर्टिकल 368 क्लॉज 2 में। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। तो इसमें शामिल है कि जो संविधान है इसके मूल ढांचे में संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट है, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है तो परिणाम क्या होगा कि उस विधेयक का परित्याग करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया था 38th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। मताधिकार की आयु को 21 से 18 किया गया था 61st के तहत, तथा उद्देशिका में पंचनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42nd के तहत। और ये क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस प्री 2017 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन कितनी बार हुआ है, तो इसमें एक बार हुआ है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई भी कानून जो कि राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों को, जो कि आर्टिकल 39 बी और सी में वर्णित है, इनको प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि आर्टिकल 14 तथा 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये हो जाएगा 25th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 ये संसद में कब पारित किया गया था, तो ये किया गया था 12 दिसंबर 2019 में। ये आरओ के मेज में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 74th अमेंडमेंट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यह संविधान में, तो इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध किया गया था। और यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पुनः संरचना भी करता है। और यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध भी करता है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही नहीं प्रयोज्य है, तो इसका चौथा गलत है। इसका सही है 1, 2 और 3। तो भारतीय संविधान के 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संविधान में भाग 9 का और नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस संशोधन के द्वारा 243 न के माध्यम से महिलाओं को आरक्षण दिया गया था।